पीएम मोदी के साइप्रस पहुंचते ही आईजीसी संगठन बनाने का ऐलान कर दिया गया। तुर्की वहीं चित हो गया। साथ ही फ्रांस के बाद भारत का यूपीआई अब साइप्रस में दौड़ने वाला है। उसी के साथ इजराइल ईरान का संघर्ष आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। तो अमेरिका ने ईरान को सीज फायर का प्रस्ताव दिया, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। ईरान का कहना है कि जब तक वो अपने रिटेलिएशन से संतुष्ट नहीं होता है तब तक हमले जारी रहेंगे। मतलब शुरुआत इजराइल ने की है, लेकिन अंत अब ईरान करने की सोच रहा है। वहीं भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीयों और वहां स्टूडेंट्स को निकालने के लिए एक रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार खड़ी है, जिसमें से अब कौन से देश से भारत मदद मांग सकता है। साथ ही अब इंडियन एयरफोर्स भी एक्टिव हो चुकी है। अपडेट्स पर ध्यान दें तो पीएम मोदी जी ने साइप्रस में साफ कह दिया है, आज दुनिया के 50% से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में हो रहे हैं और इसका क्रेडिट हमारे यूपीआई सिस्टम को जाता है, जो अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन रहा है। वहीं फ्रांस ने इसे अपनाया है। अब साइप्रस भी इसके लिए तैयार खड़ा है और अब 7 देशों में भारत का यूपीआई चल रहा है। और साइप्रस में पहुंचने के बाद सबसे दिलचस्प ऐलान तो ये था कि जहां भारत ग्रीस साइप्रस बिजनेस काउंसिल का गठन कर दिया गया है, जहां शिपिंग से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक भारत सीधे यूरोप से जुड़ रहा है। साथ ही साइप्रस को भारतीय कंपनियां यूरोप में एंट्री गेट की तरह देख रही हैं। उधर तुर्की को इससे बेचैनी हो रही है, क्योंकि भारत जिस तरह ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर गेम प्लान कर रहा है वो भू राजनीतिक बैलेंस को बदल सकता है। और अब आते हैं भारत के असली रोल पर। पहले जहां भारत इस मुद्दे में न्यूट्रल रहता था, लेकिन जब से तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देना शुरू किया है तो भारत ने भी अपना रुख बदल दिया है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा एक गेम चेंजर मानी जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर खुद साइप्रस के राष्ट्रपति पीएम मोदी को रिसीव करने आए। साथ ही पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान भी मिला। और यही नहीं, साइप्रस के एक सांसद ने भी पीएम मोदी के पैर ही छू लिए, जिससे ये साफ पता चलता है कि भारत की अहमियत दिन प्रतिदिन अब कितनी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ हैरानी नहीं होगी कि अगर भारत साइप्रस को ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दे दे तो तुर्की के लिए ये सीधा संदेश होगा, क्योंकि इस मिसाइल का तोड़ खुद तुर्की के पास भी नहीं होगा। यहाँ आपको क्या लगता है, आईजीसी काउंसिल के जरिए भारत तुर्की को रणनीतिक रूप से बैकफुट पर डाल सकता है? हाँ या ना लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान की भिड़ंत चौथे दिन में पहुंच चुकी है और ये अब पूरे मिडिल ईस्ट की शांति को निगलने पर तुली हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको रुकवाना चाहते हैं, पर ईरान ने साफ मना कर दिया है, जब तक बदला पूरा नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। वहीं इन सब में कतर और ओमान की एंट्री हुई है, जहां मीडिएशन के जरिए बातचीत की जा रही है ताकि इस टकराव को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इजराइल की हालिया स्ट्राइक ने आग में घी डालने का काम किया है, जहां ईरान के खास ऑयल डिपो को आग के हवाले कर दिया गया है। यही नहीं, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टॉप आर्मी ऑफिसर्स और खुद खामनेई तक को निशाना बनाने की प्लानिंग कर चुका था। साथ ही सुप्रीम लीडर खामनेई की सही लोकेशन भी मिल चुकी थी, बस एक बटन दबाने की देरी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐन मौके पर इजराइल को ये करने से रोक दिया। आपको बता दें कि ईरान में असली ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर यानी कि खामनेई के पास मौजूद है, जो कि 1989 से ही सत्ता में मौजूद है। और इजराइल इसी को हटाने के प्रयास में था ताकि ईरान की कट्टर सोच को हटाकर एक नया और थोड़ा न्यूट्रल लीडरशिप को आगे लाया जा सके। लेकिन अमेरिका के मना करने के बाद इजराइल को भी अब पीछे हटना पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यह आग नहीं बुझी तो पूरा मिडिल ईस्ट तक जल सकता है, जिसकी लपटें धीरे धीरे भारत तक भी पहुंच सकती है। यहाँ आपको क्या लगता है, सुप्रीम लीडर खामनेई को टारगेट करना सही होता या ये इजराइल की सबसे बड़ी भूल होती? वहीं जिस तरह ईरान में हालत बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे वहाँ रह रहे 10,000 भारतीयों, जिनमें 1500 भारतीय स्टूडेंट्स भी हैं, उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक एक ही आवाज़ उठ रही है कि हमारे बच्चों को वापस लाओ। भारत सरकार अब यहाँ पर एक्टिव मोड पर आ चुकी है। वहीं ईरान में मौजूद इंडियन एम्बेसी लगातार छात्रों के टच में है। जहाँ खतरा ज़्यादा है वहाँ से उन्हें सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी है, जैसे यूक्रेन, अफगानिस्तान और सूडान में किया गया था। वैसा ही प्लान अब ईरान के लिए बनाया जाएगा, लेकिन इस बार सीधी फ्लाइट होना मुश्किल है। इसलिए यूक्रेन मॉडल को दोहराया जा सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स को बाई रोड या तो ईरान के जरिए या इजराइल के रास्ते आर्मेनिया होते हुए भारत लाया जा सकता है। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में आर्मेनिया के विदेश मंत्री से बातचीत भी की है। वहीं अगर सड़क के जरिए यह रोड मैप सक्सेस हो जाता है, उसके बाद जिस देश में भारत ने इंतजाम किए होंगे वहां से इंडियन एयरफोर्स या स्पेशल फ्लाइट से उनकी भारत में वापसी की जाएगी।
जिस तरह ईरान में भारतीयों के नंबर्स ज़्यादा हैं, ऐसे में मल्टीपल फेजेस में ऑपरेशन किया जा सकता है। वहीं इतिहास गवाह है, भारत ने अपने नागरिकों को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ा है। वैसे इस ऑपरेशन का नाम क्या होगा और ये कब होगा, ये कुछ तय नहीं किया गया है, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं और ईरान रुकने के संकेत नहीं दे रहा है, ऐसे में आने वाला एक हफ्ता वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी अनहोनी कभी भी दस्तक दे सकती है। और ऐसे में अगर भारत अपना इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भी भेजता है और कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो ये कोई नहीं चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को थोड़ा समय इंतजार कर लेना चाहिए या एक्शन तुरंत ले लेना चाहिए? जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ जल्द से जल्द भारतीयों को लाना यह भारत का मिशन रहना चाहिए। इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।